Aspirants, welcome back to the channel Mindwin. So today we are back with another mock number 4 for this mock test series for English. So let's start discussion. So question number 1 and 2 is from the idioms. So basically you have to find the meaning of the idiom. The first question says, while fighting with the Indian army, the enemy realized that they had caught a Tartar. Caught a Tartar का मीनिंग होता है जब हम किसी ऐसी चीज़ से या किसी ऐसे इंसान से एनकाउंटर करते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ में हमसे ज़्यादा होता है, जो हमारी टफनेस में हमसे ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉट अ टार्टर. तो इसका मीनिंग क्या आएगा? कैच अ डेंजरस पर्सन, नो. मीट विद डिजास्टर भी नहीं होगा. इसका मीनिंग आएगा टू डील विद समवन मोर देन वंस मैच. वंस मैच का मतलब कि हमारी स्ट्रेंथ से ज़्यादा, हमारी टफनेस से ज़्यादा कोई चीज़ है, उस चीज़ को रेफर किया है वंस मैच. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडन स्पीच. मेडन का मीनिंग होता है द वेरी फर्स्ट. कोई भी चीज़ हम जब पहली बार करते हैं उससे हम बोलते हैं मेडन. तो इसका मीनिंग आएगा फर्स्ट स्पीच. So question number 3 to 5 is from the phrasal verb. You have to fill the suitable phrasal verb. तो question number 3 है, police asked if anyone could describe how the accident dash. अब सेंटेंस पढ़ के हमें इसका मीनिंग ये पता चल रहा है कि पुलिस ने ये पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ. तो कैसे हुआ का जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या होगा? केम अक्रॉस का मीनिंग होता है जब हम किसी को एक्सीडेंटली मिलते हैं, टू मीट एक्सीडेंटली, ठीक है, अचानक से जब हम किसी को मिलते हैं. तो केम अलोंग का मीनिंग होता है टुगेदर, एक साथ. केम अबाउट का मीनिंग होता है टू ऑकर या फिर टू हैपन. केम आफ्टर का मीनिंग होता है फॉलो करना. तो इसका क्या आ जाएगा? हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट. क्वेश्चन नंबर 4 इज द टेबल इज सो ओल्ड and fragile that it looks like it will dash if one sits on it. तो टेबल जो था वो बहुत ही पुराना हो चुका था और फ्रेजाइल था. फ्रेजाइल मीन्स वीक था और ऐसा लग रहा था कि अगर कोई इस पर बैठेगा तो टेबल टूट जाएगा. इसका यही मीनिंग आ रहा है कि टेबल टूट जाएगा. तो टूट जाने का जो है फ्रेजल वर्ब जो है वो क्या होगा? फॉल. फॉर का मीनिंग होता है टू बी इन लव. फॉल डाउन होता है जब हम किसी हाइट से नीचे गिरते हैं. तो ठीक है, हाइट से नीचे गिरते हैं, टू फॉल फ्रॉम हाइट, ठीक है. फॉल अपार्ट का मीनिंग होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट विल फॉल अपार्ट इफ वन सिट्स ऑन इट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई लैपटॉप ऑफन स्टॉप्स वर्किंग बिकॉज इट इज़ ओल्ड. स्टॉप्स वर्किंग जो है वो किसी एक फ्रेजल वर्ब का जो है वो मीनिंग बताया है. हमें बताना है इन तीनों में से किसी एक फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो है वो स्टॉप्स वर्किंग होगा. तो कौन सा वो फ्रेजल वर्ब है? ब्रेक्स डाउन का मीनिंग होता है जब कोई भी चीज़ काम करना रुक जाए, मतलब कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए, उस चीज़ को बोलते हैं ब्रेक्स डाउन. तो इसका मीनिंग जो है वो सेम यही होता है, स्टॉप्स वर्किंग. ब्रेक्स अप का मीनिंग होता है टू सेपरेट. ब्रेक्स इन का मीनिंग होता है टू एंटर फोर्सफुली. जिसको हम ट्रेस पास भी बोलते हैं, ठीक है. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 8 हमें प्रोनाउन फिल करने हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग दैट सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड डैश. हमें यहाँ पे एक प्रोनाउन चाहिए, ठीक है. डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई आएगा या फिर मी आएगा. यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन चाहिए जो कि मी है. आई जो है ये एक सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है, हमेशा याद रखना. मी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है और जो आई है ये सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 इज द प्रीस्ट एम्फेसाइज्ड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन्स टू लव डैश ईच अदर या फिर वन अनदर.
irrespective of the situation। अब हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, ईच अदर या फिर वन अनदर। ऑल सिटीजन्स, यहाँ पे सभी सिटीजन्स की बात की गई है। जब भी दो से ज़्यादा लोगों की बात की गई हो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, वन अनदर। ईच अदर जो है वो दो लोगों के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्पाइट द मर्जर the airlines have managed to give dash employees the due salary। उन्होंने बोला मर्जर होने के बावजूद एयरलाइंस ने मैनेज किया अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी देना। टू गिव डैश, अब इट्स आएगा या फिर देयर आएगा, इनमें से इन दोनों में से कोई एक प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एयरलाइंस की बात की गई है। एयरलाइंस जो है ये एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन किसको फॉलो करेगा, प्लूरल प्रोनाउन को। तो इट्स जो है ये तो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 to 11 हमें प्रेपोजिशन फिल करनी है यहाँ पे। दिस मेडिसिन विल डैश द इन्फेक्टेड एरिया। दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम द प्रेपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवे हम ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिस मेडिसिन विल डैश द इन्फेक्टेड एरिया। अब हमें यहाँ पे एक क्या चाहिए, यहाँ पे ये विल जो है ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए। अब बताना है कि अफेक्ट और इफेक्ट में से क्या आएगा। दिस मेडिसिन विल डैश द इन्फेक्टेड एरिया, यहाँ पे यही सेंस आ रही है कि ये जो मेडिसिन है वो उसमें काम करेगी। तो अफेक्ट जो है ये हमारा वर्ब होता है और इफेक्ट जो है ये हमारा नाउन होता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है कॉन्सिक्वेंसेज। यहाँ पे आएगा विल अफेक्ट द इन्फेक्टेड एरिया। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाइल आई वॉज टॉकिंग डैश द स्टूडेंट्स दे वर बिजी मेकिंग नोट्स ऑफ इट। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, टू एंड विद। टॉक टू, ठीक है, और टॉक विद। टॉक के साथ टू भी आता है, टॉक के साथ विद भी आता है। अब बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। हमेशा याद रखना जब भी कोई कॉन्वर्सेशन जो है या कोई कम्युनिकेशन जो है वो वन वे हो, ठीक है, उस केस में हम लिखते हैं टॉक टू, ठीक है। जब भी वन वे कम्युनिकेशन हो, अगर कम्युनिकेशन टू वे हो तो उस केस में हम टॉक विद लिखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, व्हाइल आई वॉज टॉकिंग डैश द स्टूडेंट्स दे वर बिजी मेकिंग नोट्स ऑफ इट। तो यहाँ पे इसके मीनिंग से पता चल रहा है कि जो कम्युनिकेशन थी वो वन वे थी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे दे वर नॉट लिसनिंग टू हिम और हर बिकॉज दे वर बिजी मेकिंग नोट्स ऑफ इट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉक टू, वन वे कम्युनिकेशन हुई। क्वेश्चन नंबर 11 इज द ओल्ड मैन बिकेम एंग्री डैश द राइडर्स बिहेवियर टूवर्ड्स हिम। एंग्री एट और एंग्री विद। तो यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, एंग्री एट आएगा या एंग्री विद आएगा। एंग्री एट का मीनिंग होता है जब भी हम किसी की बिहेवियर से या फिर किसी चीज़ से, किसी रीज़न से हम गुस्सा होते हैं, एंग्री होते हैं, उस सिचुएशन में हम करते हैं यूज़ एंग्री एट। लेकिन जब हम किसी लिविंग बीइंग के साथ गुस्सा होते हैं, किसी इंसान के साथ गुस्सा होते हैं, उस सिचुएशन में हम एंग्री के साथ विद यूज़ करते हैं। विद किसके साथ यूज़ होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ, ठीक है। जब किसी इंसान के साथ हम नाराज़ होते हैं उस सिचुएशन में हम लिखते हैं एंग्री विद। लेकिन हम किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ या फिर किसी यू कैन से किसी के बिहेवियर के साथ अगर हम नाराज़ होते हैं उस सिचुएशन में हम एंग्री एट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि बिहेवियर के साथ, मतलब राइडर का जो बिहेवियर था उसके प्रति, उससे वो नाराज़ हो गया, तो एंग्री एट आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 इज पुलिस अरेस्टेड द थीफ हु आफ्टर स्टीलिंग was walking dash the road, walking on the road, walking along the road, walking across the road, ठीक है। अब ये जो है ये वॉकिंग के साथ जब ये तीन प्रेपोजिशन लग जाती है तो इनकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो वॉक ऑन का मीनिंग होता है
जब हम रोड के बीचों बीच चल रहे होते हैं, ठीक है, इन द मिडल। और वॉक अलोंग का मीनिंग होता है साइड बाय साइड, ठीक है, जब हम रोड की साइड में चल रहे होते हैं, ठीक है। और वॉक अक्रॉस का मीनिंग होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो यहाँ पे हमने बताना है कि इसका आंसर जो है वो बेसिकली आएगा वॉक अलोंग। पुलिस ने चोर को पकड़ा जो कि चल रहा था रोड के साइड बाय साइड, ठीक है, वॉक अलोंग। अब हमें यहाँ पे फिल करना है फाइंड द करेक्ट वर्ड्स। पूजा वेंट टू पार्क। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 तो 15 है, इसमें हमें होमोफोन्स जो हैं दिए हैं, मतलब वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन या तो उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी या उनके स्पेलिंग सेम होंगे, उनके मीनिंग डिफरेंट होंगे। तो हमें चूज़ करना कि यहाँ पे करेक्ट वर्ड कौन सा जो है यहाँ पे फिल करना है। पूजा वेंट टू द पार्क डैश शी सॉ अ पाइथन। अब इसमें मीनिंग आ रहा है कि पूजा पार्क में गई, वहाँ उसने एक पाइथन देखा। तो वहाँ की इंग्लिश क्या आ जाएगी, देयर। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन ये देयर का मीनिंग होता है किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये देयर क्या होता है, किसी की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज आई वुड डैश यू टू बाय अ रेन कोट बिफोर यू स्टेप आउट इन रेनी डेज, ठीक है। यहाँ पे हमें फिल करना है एडवाइस या फिर एडवाइस। तो हमें यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक हमें वर्ब चाहिए है ना। आई वुड डैश यू मतलब मैं आप तुम्हें एडवाइस करूँगा, तो एडवाइस कर रहा हूँ या एडवाइस करूँगा, तो वर्ब क्या होता है, ADVISE, एडवाइस। और जो ADVICE होता है, ये होता है एडवाइस नाउन, ठीक है। अ पीस ऑफ एडवाइस जब हम बोलते हैं तो ये होता है हमारा नाउन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवाइस, VISE। क्वेश्चन नंबर 15 इज बॉयज डैश द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम टीचर्स बैग, ठीक है। यहाँ पे स्टील या स्टील। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब क्या हो जाएगा, बॉयज़ ने चोरी किया क्वेश्चन पेपर, तो स्टील, STEAL, स्टील, जो कि एक वर्ब है। और STEEL स्टील जो है ये एक मेटल एलॉय है, ठीक है। स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं ना, तो ये वो वाला स्टील है, और ये स्टील है चोरी करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें एंटोनियम बताना है शन का। शन का जो मीनिंग होता है वो होता है जब हम किसी को डेलिबरेटली इग्नोर करते हैं, ठीक है, या अवॉइड करते हैं। टू डेलिबरेटली अवॉइड समवन, या किसी सिचुएशन को या फिर किसी इंसान को हम अवॉइड करते हैं, तो उसमें उसको हम बोलते हैं शन। इसका हमें एंटोनियम बताना है। अवॉइड, अवॉइड जो है इसका सेम मीनिंग हो गया, इग्नोर भी इसका सेम मीनिंग हो गया। रेजिस्ट, हम खुद को किसी चीज़ से दूर रखते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं रेजिस्ट। एम्ब्रेस का मीनिंग होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या एक्नॉलेज करना, ठीक है, टू एक्सेप्ट और टू एक्नॉलेज। और एम्ब्रेस का एक और मीनिंग होता है टू हग समवन, जब हम किसी को गले लगाते हैं उसको भी हम एम्ब्रेस बोलते हैं, तो इसका एंटोनियम आ जाएगा एम्ब्रेस। क्वेश्चन नंबर 17 इज एंटोनियम बताना है डिस्कोर्स का। डिस्कोर्स का मीनिंग होता है जब भी कोई डिस्कशन हो रही होती है या फिर कोई डिबेट हो रही होती है, ठीक है, वेदर इट इज़ रिटन और इट इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन और यू कैन सी स्पोकन कम्युनिकेशन, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्कोर्स, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग आ जाएगा रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसका हमें एंटोनियम बताना है। डायलॉग का भी सेम मीनिंग होता है, डिस्कशन का भी सेम मीनिंग होता है, डिबेट का भी सेम मीनिंग होता है। साइलेंस जो है वो हमारा आंसर है। डिस्कोर्स का जो एंटोनियम है वो रहेगा हमारा साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 18 इज द सिनोनियम ऑफ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का सिनोनियम बताना है हमने। पर्टिनेंट का मीनिंग होता है वो चीज़ जो कि
रेलिवेंट हो, ठीक है, और समथिंग विच इज़ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर, ठीक है, समथिंग विच इज़ रेलिवेंट, और यू कैन से it is applicable to particular matter, to a particular matter, okay। तो इसका हमें सिनोनिम बताना है। पर्टिनेंट का सिनोनिम क्या आ जाएगा? इररेलिवेंट तो नहीं आएगा, क्योंकि पर्टिनेंट का मीनिंग ही होता है समथिंग विच इज़ रेलिवेंट, तो इररेलिवेंट इसका एंटोनियम हो गया। अनइम्पोर्टेंट अगेन इज ऑफ द सेम मीनिंग ऑफ इररेलिवेंट। इमैटेरियल भी, ये तीनों एक जैसे मीनिंग के हैं। एप्लीकेबल, पर्टिनेंट का जो सिनोनिम क्या आ जाएगा? एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ हिंडर। हिंडर का सिनोनिम बताना है। हिंडर का मीनिंग होता है जब हम कोई डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते हैं या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं हिंडर, ठीक है। इसका मीनिंग आ जाएगा टू क्रिएट डिफ़िकल्टी, किसी के काम में डिफ़िकल्टी क्रिएट करना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हिंडर। या फॉर समवन, इसको हम ऑब्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, ठीक है। तो इसका हमें सिनोनिम बताना है। फैसिलिटेट मीन्स किसी चीज़ की हेल्प करना, एडवांस मीन्स किसी चीज़ को आगे लेकर जाना, एक्सपेडाइट मीन्स किसी चीज़ को इंक्रीज करना, तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हिंडर का जो सिनोनिम हो जाएगा वो है ऑब्स्ट्रक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20 to 23 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके टेंसेस पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज फॉर द पास्ट 3 years इंडिया डैश द एपिसेंटर ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पे हमने बेसिकली हमें ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि हमें किस हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस सिंस या फिर फॉर से स्टार्ट हो, उस सेंटेंस में जो हम जो है टेंस कौन सा यूज़ करते हैं, हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो यूज़ करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो फॉर द पास्ट 3 years इंडिया डैश द एपिसेंटर ऑफ वायलेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का जो टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? वो होता है हैज़ या फिर हैव या फिर हैड प्लस बिन प्लस वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। अब इंडिया डैश द एपिसेंटर, इंडिया वॉज नहीं आएगा, इंडिया इज़ नहीं आएगा, इंडिया आएगा हैड बीन। अब क्योंकि इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो मिसिंग है, तो हम यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो ओमिट कर देंगे। अगर यहाँ पे मेन वर्ब होता तो उस मेन वर्ब को हम उसकी आईएनजी फॉर्म में लिखते। सिंस यहाँ पे तो मेन वर्ब नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ हैड बीन ही यूज़ करेंगे, ठीक है, हैड बीन ही लिखेंगे। इंडिया हैड बीन द एपिसेंटर ऑफ वायलेंस, इस बीन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इज मॉब लिंचिंग ऑफ people on the suspicion that are practicing foul that they are practicing foul practices dash regularly figured in the news। अब यहाँ पे हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, ठीक है। मॉब लिंचिंग जो है उसको फिगर किया गया, मतलब कि उसको न्यूज़ में लाया गया। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? मॉब लिंचिंग की, ना कि लोगों की, ठीक है। मॉब लिंचिंग जो है ये हमारा एक सिंगुलर नाउन बना रहा है, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग सिंगुलर नाउन है, तो ये किसको फॉलो करेगा? सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? और ये सेंटेंस जो है वो क्या है? एक हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट दे आर प्रैक्टिसिंग फाउल प्रैक्टिसेस हैज़ रेगुलरली फिगर्ड इन द न्यूज़। मॉब लिंचिंग सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब जो है इसको फॉलो करेगा। तो यहाँ आ जाएगा हैज़, हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 मैनी स्टडीज सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स इज डैश डे बाय डे। नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, इसका यही सेंस आ रहा है ना कि नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स जो है इंक्रीज हुए हैं डे बाय डे। तो इसमें क्या आ जाएगा? अब जो ये सेंटेंस है ये एक प्योरली एक सिंपल
सिंपल टेंस में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। बट हमें ये पता है कि इज़ के साथ या एम के साथ या वॉज के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की ing यूज़ करते हैं, ठीक है। मैनी स्टडीज सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स इज़ ग्रोइंग। ग्रो नहीं आएगा, हैव बीन ग्रोइंग नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो परफेक्ट टेंस में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रोइंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेडियम which will be made functional within the next 2 years dash an additional investment of 100 crores। यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए है, ठीक है, जिसके ऑप्शंस दिए हैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड या फिर रिक्वायर्स। अब ये जो यहाँ पे बताना है कि वर्ब कौन सा। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है स्टेडियम की, उसको ज़रूरत है एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे द कंस्ट्रक्शन किसकी बात किसकी चल रही है, स्टेडियम की बात नहीं चल रही है, स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये एक सिंगुलर नाउन जो है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। रिक्वायर नहीं आएगा, रिक्वायर्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वायर्स आएगा, रिक्वायर्ड भी नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमें बताना है फाइंड द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज बताना है। इवन दो ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम ही स्टिल फेल्ड। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हुआ, ही स्टिल फेल्ड, क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेट, इवन दो जो है ये एक सबऑर्डिनेट जो है कंजंक्शन है, और ही वर्कड हार्ड जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज बताना है, तो वो ये रहा, ही स्टिल फेल्ड। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 इज फाइंड द डिपेंडेंट क्लॉज। हमें इस सेंटेंस में बताना है कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। आई वॉन्ट स्लीप अनलेस दे टेक मी टू द हॉस्पिटल। अनलेस जो है ये एक सबऑर्डिनेट जो है हमारी कंजंक्शन है, ठीक है, और ये जो है दे टेक मी टू द हॉस्पिटल, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे टेक मी जो है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा। तो आज हमारे पूरे 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।